हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो पार्ट वन में पिछले लेक्चर में क्या देखा हमने? देखा पिछले लेक्चर में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक क्या होती है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है ना। तो कई सारी फंडामेंटल चीजों को पिछली क्लास में हमने समझा। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है वो इस चीज पर बेस्ड है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या हम बोले मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, उस बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं। तो हमने देखा कि वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वेक्टर में ओरी पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। बेटा याद है कि नहीं याद है? ठीक है, याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा होता है जो दूसरे पे आपको लीड देता है। कई सारे बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, वो कुछ चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जिनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आता, कई बार उसको छोड़ देते हैं। वो आधा समझते हैं आधा छोड़ते हैं, ठीक है। कई बच्चे बायोटेक्नोलॉजी को जो है उड़ता उड़ता पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और एग्जाम में यही वो पोर्शन है जहां पर जो है कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, जो आपको आगे लेके जाता है। दूसरा पीछे रह जाएगा, आप यहां आगे होंगे। इसलिए याद रखिए वो चैप्टर जो आपको कॉम्पिटिटिव लीड में हेल्प करते हैं उनको कभी भी हमें जो है वो कमजोर तैयार नहीं करना चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्लियर? चलिए तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसमें हम। तो आज हम बात करेंगे बेटा व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स हम समझ चुके हैं कि फंडामेंटल क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। हम प्लाज्मिड का में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले कैरेक्टर का क्या यूज करते हैं, वेक्टर के बारे में बात किया, टीआई प्लाज्मिड के बारे में बात किया, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशंस के बारे में बात किया हमने, ठीक है। पीवीआर 322 के बारे में बात किया हमने, याद है ना। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें की हैं बेटा, और जो बड़ी जरूरी है। आज हमारा फोकस आज के लेक्चर में है कि व्हाट आर द प्रोसेस, की क्या प्रक्रियाएं यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, तो कौन सी प्रोसेस या प्रक्रियाएं वहां पर भाग लेती हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो याद रखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई सारे स्टेप होते हैं, और उन स्टेप का अपना एक निश्चित क्रम होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और बेटा हमको वो सीक्वेंस नहीं भूलना है। और जितने भी स्टेप यहां दे रखें सारे एग्जाम में लाइन से पूछे जाते हैं, ओके। तो आपको क्रम से अरेंज करने को दे देगा। देखो क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा सही क्रम में इनको अरेंज कीजिए। एग्जामिनर ऐसा कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से, पॉइंट पूरे एनसीईआरटी से, लेकिन थोड़ा सा वहीं पे कॉम्प्लिकेशन का लेवल वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई सारी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और इन स्टेप का अपना स्पेशल सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब सेल के अंदर से आपको डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए को सेल के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको सेल, यदि आप प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल से निकाल रहे हैं, तो आपको प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल की सेल वॉल को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, फिर आपको डीएनए निकालना पड़ेगा, वेरियस मॉलिक्यूल मिक्स होंगे उनको हटाना पड़ेगा, और फाइनली प्योर डीएनए आपको चाहिए पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हो गया है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आप उसके टुकड़े कर ले, फ्रेगमेंट कर ले, क्योंकि डीएनए इज ए लॉन्ग चेन, लॉन्ग पॉलीमर, तो आप उसके फ्रेगमेंट करेंगे समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसका आगे यूज करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। आप जेनेटिक जो है वो नाइफ या केमिकल नाइफ का आप यूज करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इन डीएनए फ्रेगमेंट में से वो डीएनए जो हमारे काम का डीएनए है, जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जिसे हम फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं, जिसके लिए सारा उठापटक चल रहा है, जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एक डीएनए में से सिलेक्टेड जीन चाहिए हमको, तो वो हमारा मनचाहा डीएनए फ्रेगमेंट हमको छांटना होगा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इसके बाद अब हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया है, तो इसको हमें वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा। द वेक्टर में भी प्लाज्मिड, द वेक्टर में भी फेग, बैक्टीरियोफेग, द वेक्टर में भी हाइब्रिड वेक्टर, कॉस्मिड और फॉस्मिड जो होते हैं वो हाइब्रिड वेक्टर होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है, पर हमको पता होना चाहिए देयर आर सर्टेन हाइब्रिड वेक्टर जिनको हम कॉस्मिड और फॉस्मिड कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? प्लाज्मिड लिया, मान लो सपोज हमने वेक्टर, तो वेक्टर में हम इस डीएनए को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद इस अब जैसे ही आपने
जैसे ही आपने जो है वेक्टर में, जैसे ही आपने क्या किया बेटा, जैसे ही आपने वेक्टर के अंदर आपने जो क्या किया, आपने फॉरेन डीएनए को आपने जोड़ दिया। जैसे ही वेक्टर में आपने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, दो तरह के डीएनए आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पुनर्योजक डीएनए बन गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो तरह के डीएनए को जोड़ने पर बना हुआ कॉम्बिनेशन। आप बोलोगे न्यू कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बोला इसको हमने? अरे भाई न्यू कॉम्बिनेशन कैसे बोले, पहले से डीएनए प्रेजेंट थे, वो हमने कोई बनाया थोड़ी ना, हमने कहीं से तोड़ के लाए, कहीं जोड़ दिया, तो हमने एक रिकंबाइन कर दिया, तो इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने होस्ट सेल में इंटर कराया, फिर होस्ट सेल को हमने जो है मीडियम में कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद आखिरी स्टेप जो नीचे आ गया है इसमें, ठीक है, स्लाइड से बाहर निकलेगा आखिरी स्टेप, वो क्या है बेटा, वो है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट के। यानी आपने क्या किया बेटा, आपने होस्ट सेल के में आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाला, आपने होस्ट सेल को बड़े पैमाने पे कल्चर किया आपने, और आपको जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद आपको बैक्टीरिया बना कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पर कि बैक्टीरिया क्यों बना कर देगा? क्योंकि बैक्टीरिया इसलिए बना कर देगा कि आपने अपना अब मनचाहा डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, अंदर पहुंचा दिया आपने, एंड यू नो दैट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ा हुआ है, जेनेटिक कोड्स आर दी यूनिवर्सल। वो बैक्टीरिया में है, वही हमारे अंदर है, वही वायरस में, तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। तो चूंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब सेम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में काम आएगा। ठीक है, अब याद रखना है बेटा हमको यहां पे, ठीक है, हमें अच्छे से ये याद रखना है बेटा कि जो है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल होती है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट को बनाएगा हमारे लिए, और उस प्रोडक्ट को अभी हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखो ये जो स्टेप है बाजू में फ्लो चार्ट में सब दे रखा है बेटा, यहाँ पे ना एनसीईआरटी के स्टेप्स हैं, देख रहे हैं, डोनर सेल फॉरेन डीएनए निकाला, रेस्ट एंजाइम यूज किया, तोड़ दिया डीएनए को, वेक्टरल सेल से हमने प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए निकाला, फिर हमने क्या किया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, जेनेटिक क्लोनिंग करेगा, फिर होस्ट बैक्टीरिया जो है वो अपने उस डीएनए को एक्सप्रेस करेगा, तो उत्पाद बनाएगा, और उस उत्पाद को फाइनली उस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर देंगे, और आइसोलेट करना मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे उसको, आगे बात करेंगे इस पे हम। क्लियर? तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 तो यही बन रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन रहा है, फर्स्ट एमसीक्यू तो यही बन रहा है। वो क्या बन रहा है, स्टेप्स के ऊपर कि स्टेप्स क्या होते हैं, तो ये क्रम सीक्वेंस आपको स्टेप का बेटा याद रखना है। ठीक है, क्लियर? नाउ 1 बाई 1 चलते हैं हम। तो पहले स्टेप पर बात करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, डीएनए सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, पहले सभी मेम्ब्रेन हटानी पड़ेंगी, सारी सेल वॉल हटानी पड़ेंगी, दूसरे मिक्स केमिकल उसके आसपास अलग करने पड़ेंगे। क्रोमोसोम में तो और मुसीबत है, क्रोमोसोम में मुसीबत यह है कि क्रोमोसोम में डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, तो क्रोमोसोम से डीएनए निकालना है तो प्रोटीन भी पचाना पड़ेगा, साथ में जो आरएनए उनको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके डीएनए मिलेगा हमको। क्लियर? ये कॉमन फंडा दिमाग में रखते हैं और आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए, विथआउट एक्सेप्शन न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए फ्रॉम विथ रेस्ट एंजाइम, हमें उसे प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। कहां से? दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से अलग हटाकर प्योर फॉर्म में डीएनए हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, मतलब आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज दी फर्स्ट स्टेप बेटा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, सिंस the DNA is enclosed within the membrane, DNA membrane से घिरा होता है, we have to break this cell to open or release DNA along with the other macromolecule। हमें जो है सेल को जो है वो, यदि मान लो एनिमल सेल है, ठीक है, तो उसको आप डिस्टिल्ड वाटर में रखो, देखो आप एनिमेशन में डिस्टिल्ड वाटर में रखोगे, सेल फूल जाएगी, फूलकर फट जाएगी सेल। यानी सिंपल सी बात है, डिस्टिल्ड वाटर में सेल को रखोगे, सेल के अंदर वाटर अंदर आएगा ऑस्मोसिस के चलते, और सेल जो है वो एक लेवल के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सेल फट जाएगी। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि आपने कोई भी तरीका, मतलब आपको क्या करना है, आपको डीएनए निकालना है तो पहले आपको सेल को डैमेज करना पड़ेगा, तब डीएनए आप निकाल सकते हैं उसमें से आप, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल हटाने पड़ेंगे। क्या लिखा देखते हैं, this can be achieved by treating the bacterial cell, plant cell or animal cell with enzymes this can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes like lysozyme, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। सेलुलोज जो होता है बेटा, ये प्लांट सेल की सेलुलोज की वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। काइटिनेस जो होता है वो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, उसको डैमेज करता है वो बेटा के। याद रखिए,
लाइसोजाइम जो है दुनिया का सबसे धीमी गति से, ध्यान से समझिए, इट इज द स्लोएस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे धीमी गति से काम करने वाला एंजाइम है। लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करता है, ठीक है ना। किसके पास होता है ये? दिस एंजाइम प्रेजेंट विद दी बैक्टीरियोफेग, इस एंजाइम को रखते हैं बैक्टीरियोफेग में होता है। हमारे जो आंख के आंसू होते हैं ना उसमें भी लाइसोजाइम होता है, हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है, जो हमें बचाने में रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। तो लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है, सेलुलोज सेलुलोज को पचाता है। एज मतलब एंजाइम है बेटा, ठीक है ना। काइटिनेस काइटिन की वॉल को पचाता है वो, ठीक है ना, क्लियर। फिर you know that genes are located on long molecule of DNA, हम जानते हैं कि जीन जो है डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल पर पाए जाते हैं। जैसे और कुछ कई बार क्या होता है बेटा, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से लपेटे, जैसे हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है। तो आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके आरएनए को हटाएंगे डीएनए पे से हम, और प्रोटीएस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रोटीएस का इस्तेमाल करके हम प्रोटीन को हटाएंगे। मतलब What you want DNA in pure form, आप चाहते हो डीएनए को शुद्धतम रूप में, तो आपको डीएनए से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। आपको आरएनए हटाने के लिए आरएनएस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको राइबोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो है प्रोटीन हटाना प्रोटीएस की रिक्वायरमेंट होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया आपने, प्रोटीएज राइब। अब ये सब एंजाइम बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि ये सब छोटे छोटे पॉइंट नहीं, एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, ठीक। अब आप में से कई बच्चों का बोलना, सर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, तो भैया ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपके हर ऑनलाइन टेस्ट में आपके 80 से 85 क्वेश्चन जो है, 90 बायोलॉजी में से 80 में से 85 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन में रेफरेंस लिखा होता है। 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, पर डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी के वो नहीं होते, पर वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं होते, ठीक है। इसलिए प्लीज अपनी एबिलिटी बढ़ाइए, पेपर पे क्वेश्चन पेपर पर प्रश्न उठाने की बजाय अपनी क्षमता पे प्रश्न उठाइए कि भाई हमसे क्यों नहीं बन रहा है, हम थोड़ा कोशिश और करेंगे, है ना बेटा, तो फायदा होगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो है वो धीमे धीमे टेस्ट में इंटरेस्ट भी कम लेने लगे। वो अब क्या करते हैं, टेस्ट होता है तो ठीक है बाद में लगा लेंगे ऑफलाइन। नहीं बेटा, भागना नहीं, भागना सॉल्यूशन कभी नहीं है। सॉल्यूशन है हमेशा लड़ना, सामना करना। सामना नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कभी नहीं आप। भागने वाले जिंदगी भर भागते रह जाते हैं, ठीक है। तैयारी हो चाहे ना हो, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में आप ये है, मैं कह रहा हूं आपसे कि आपका 90% तक एनसीईआरटी उसके अंदर पूछ रहे हैं आपसे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे इसमें। और जो आपके रोज के डीपीपी होते हैं उसमें 85 से लेकर 90% तक एनसीईआरटी होता है। 10% जानबूझ के जो है अराउंड द एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के, ताकि आपसे सारा पेपर बने बेटा। कुछ थोड़ा ऊंच नीच होता है पेपर में, तो वो हम कवर कर सके हम, ठीक है ना। हमारे पास गाना गाने नहीं रहेगा तब, अरे सर ये पता नहीं कहां से पेपर आ गया। नहीं, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास सफलता के अलावा कोई दूसरा गाना नहीं है। हम सिर्फ एक ही गाना गाएंगे कि हम हो गए हैं कामयाब। हम होंगे कामयाब भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम हो गए हैं कामयाब। समझ गए? बीत गए संघर्ष के दिन। आई बात समझ में? गाना चेंज करेंगे हम। केवल भविष्य काल में नहीं जिएंगे हम, वर्तमान में हम अच्छा मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप सुधरेगा, ठीक है। चलिए नोट क्या आते हैं। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately। देखो बेटा, आप सिंपल सी बात है, आपने डीएनए को निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, सेल वॉल को हटा दिया, सब कुछ करके आपने डीएनए तक पहुंच गए। जो आसपास लगा आरएनए था उसको भी हटा दिया आपने, जो प्रोटीन था उसको भी हटा दिया, प्यूरिफाइड डीएनए आपको मिल गया। अब डीएनए को आपको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम का एमसीक्यू हो सकता है के। तो चिल्ड इथेनॉल के, इथेनॉल अल्कोहल है बेटा, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठंडे इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या, उसमें डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, धागे जैसा हो जाता है डीएनए। और फिर हम क्या करते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। और इस निकालने की विधि को हम स्पूलिंग बोलते हैं। स्पूलिंग वर्ड जो है थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, डायग्राम में बकायदा एनसीईआरटी में स्पूलिंग टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो प्लीज बेटा नजर रखिए एनसीईआरटी पर, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम इमेज देख रहे हैं, एनसीईआरटी का इमेज है। आपने प्यूरिफाइड डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में डाला आपने, और वहां पे वो प्रेसिपिटेट कर गया। फिर आपने उसको धीमे से थ्रेड के रूप में बाहर निकाल लिया है, और ये मेथड कहलाता है स्पूलिंग कहते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। अरे यार, स्पूलिंग का मतलब देखा आपने कभी शहद देखा है, जो हनी होता है, हनी को यदि हम जो है निकालना होता है तो हनी को निकाल, अब आप बोलोगे चम्मच डाल के निकाल, नहीं, चम्मच डालकर हनी निकालना कोई बहुत अच्छी मेथड नहीं है।
एक लकड़ी का आता है, ऐसा वुड का आता है, उसमें से मार्किंग बने होते हैं। कभी देखना आप हनी निकालने का, गूगल कीजिए करना ना, हनी निकालने का एक वुडन स्पैचुला आता है, गोल गोल होता है, उसमें अंदर शहद के अंदर डालते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं और वो उसमें हनी लग जाता है, फिर हनी को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। वो उस तरह का स्पूलिंग होता है कि एकदम थ्रेड निकल के आता है। गाड़ी चाशनी होती है, चाशनी एकदम कि जैसा धागा निकलता है, वैसे डीएनए जो है वो थ्रेड में कन्वर्ट होता है, उसको फिर हम धीमे से निकाल लेते हैं। स्पूलिंग मेथड बोलते हैं मेथड को हम। अब चलिए डीएनए को आइसोलेट कर लिया, अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है कि डीएनए को खंडों में बांट दो ताकि उसका हम टिनिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सके। क्या कर सके उसका हम? इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सके उसका। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के चलते उसको हम जो है छोटे बड़े खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हम। अच्छा बताओ, आप में से कोई मुझे बताएगा, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देना है कि क्या होता है इल्यूजन? इल्यूजन क्या होता है? व्हाट इज इल्यूजन? कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलने वाले डीएनए को देखने के लिए? कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं और क्या कंडीशन रिक्वायर है इसके लिए, यानी किस कंडीशन में हमें यह डाई डीएनए को दिखाएगी? समझ में आ रही बात क्या पूछ रहा हूं? अब नहीं समझ में आ रही तो मतलब पिछली क्लास आपने मिस किया, ध्यान से देखा ही नहीं आपने ना। आगे बढ़ा के आपने 5x 6x स्पीड में देख लिया, लेक्चर खत्म, ठीक है। तो भैया फिर वो कुछ नहीं कर सकते उसमें ना, फिर तो यह होगा कि आपका मेरा केवल दर्शन मात्र रह गया, वो तो है ना, ठीक है। तो चलो, तो फंडा क्या बोलता है आपसे, मैंने पूछा आपसे कि इल्यूजन क्या होता है। तो अभी पहले काम करते हैं, पहले डीएनए काटने की बात करते हैं। तो क्या जो मैंने कहा, केमिकल नाइफ, जेनेटिक नाइफ क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होता है बेटा, ठीक है ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने समझा बेटा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम digestion are performed by incubating purified DNA molecule with restriction enzyme at optimal condition for the specific enzyme। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कट लगाते हैं, उसमें हम ठीक है वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एंजाइम एक्टिव होकर जो है बेहतर प्रकार से कट वो लगा सके, ठीक है। समझ गए बात को हम। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, हम एगेरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें जो है क्या पर्पस ये है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो क्या यूज करने पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट मिले हैं उनको छोटे बड़े फ्रेगमेंट के क्रम में उनको अरेंज करना है हमें, कहां कहां कट लगा के। और डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव पोल की और एनोड की ओर ये मूव करता है बेटा के। और इससे क्या करते हैं, इससे हम जो है वो यही मेथड हम वेक्टर डीएनए के लिए भी यूज करते हैं, यही मेथड हम जो है वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो फॉरेन डीएनए उसके लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर The joining of DNA involves several process, यानी अब डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए आपको क्या करना है बेटा, मतलब सोर्स डीएनए जो है, जो आपने डीएनए फॉरेन डीएनए लेके आए उसको वेक्टर डीएनए से आपको जोड़ना है। तो याद रखना है, अब आपको दो तीन बातें दिमाग में रखनी बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी यानी द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉमन होना चाहिए, किसके लिए बेटा? वेक्टर डीएनए के लिए और फॉरेन डीएनए के लिए। वाई? ऐसा क्यों? ताकि सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड मिले। स्टिकी एंड क्या होता है? पिछली क्लास में बात किया हुआ मैंने, अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डीएनए थ्रेड पर जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड सेम मिलना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो है सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? अगला स्टेप है, हमारे पास में वेक्टर डीएनए आ चुका है, फॉरेन डीएनए आ चुका है। वेक्टर डीएनए को हमने कट लगा चुके हैं, फॉरेन डीएनए के फ्रेगमेंट जो हमको चाहिए है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए वो हमको मिल चुका है। अगला स्टेप है कि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो तैयार करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के पहले हम एक काम और करते हैं कि हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट मिला है उसको पहले हम उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर लें। हम बाद में जीन क्लोनिंग तो हम करेंगे, एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम क्लोनिंग भी कर लेंगे। लेकिन हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जो डीएनए मिला है, उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। हम चाहे तो मशीन का इस्तेमाल करके उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। और इस मशीन को बनाया था कैरी मुलिस ने। किसने इस मशीन को बनाया था? कैरी मुलिस ने। और इस मशीन का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब
व्हाट इज द पर्पस, इस मशीन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपके पास जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो आपने निकाला है, डीएनए इतना मेहनत किया आपने, स्पूलिंग किया है ना, इतना मेहनत करके आपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कहीं वो खो ना जाए, कम ना पड़ जाए, कहीं जो है वो उसकी कुछ कॉपी हमारे पास रहना चाहिए। तो क्या किया आपने उस डीएनए को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, उसकी आपने मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर लिए। इसके लिए क्या यूज किया आपने? एक मशीन यूज किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टैंड फॉर, मतलब पीसीआर का मतलब क्या? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब इनसाइड द लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब में आप उसकी जो है वो मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर। अब इसके लिए आप 2 प्राइमर के सेट यूज करते हैं जो कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। याद रखिएगा, पीसीआर में फास्ट रिएक्शन कराने के लिए हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बजाय हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं। जो कुछ न्यूक्लियोटाइड के सेट के, ऑलिगो का मतलब क्या? ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो 2 से अधिक, यानी दीज आर मोर देन 2 लेस देन 10 के। याद रखिए, ऑलिगो वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं के, मतलब 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड और 10 से कम न्यूक्लियोटाइड के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों का हम यूज करते हैं। और ये वो होते हैं जो कि हमें पता है, चूंकि हमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि किस तरह का सीक्वेंस में होगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हमें क्या करना है? हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हमें डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार करनी है, कम समय में जल्दी से जल्दी काम हो सके और मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसका सीक्वेंस हमको मालूम होता है, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट लेके वहां पे डाल देते हैं हम, और जिससे कि वो आपस में जुड़कर जल्दी जल्दी डीएनए को मल्टीप्लाई कर दे वो। जैसे देखिए, अब फंडा क्या है पहले हम समझते हैं कि पीसीआर मशीन किस फंडे पे काम करती है। पीसीआर मशीन का फंडा यह है कि आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप जब गर्म करेंगे, आपके उससे आप हीट करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप लेके जाते हैं। जैसे आप 78 के ऊपर निकलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू कर देते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा बेटा? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के इसके दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए, तापमान गर्म है, यदि अभी ठंडा कर दिया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, एक पहले फंडा समझो क्या लिखा है। वो तो बेटा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, की नोट्स में भी लिखा हुआ है, लिखे पे मत जाओ भी, पहले फंडा क्लियर करो। फंडा ये कहता है कि डबल स्टैंड डीएनए को आपने गर्म किया, गर्म करने पे दोनों स्टैंड उसके अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अब आपने अलग अलग हुए डीएनए स्टैंड को आपने टेम्पलेट के रूप में, सांचे के रूप में आपने इस्तेमाल किया। अब आपको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ध्यान से बात सुनिए, आपको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि 78 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर जाके काम कर सके। 70-75, क्योंकि नॉर्मल एंजाइम तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गए कि एंजाइम खत्म, कि मैं तो मर रहा हूं भैया, मेरे बस की नहीं है, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, थर्मोलेबाइल होता है, प्रोटीन खत्म। तो अब आपको ऐसा एंजाइम चाहिए पड़ेगा जो उस हाई टेंपरेचर पे काम कर सके। मतलब व्हाट यू नीड डीएनए पॉलीमरेज, बट देयर इज अ कंडीशन, आपको चाहिए पड़ेगा थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, आपको ताप स्थिर रहने वाला आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए पड़ेगा। और ये कहां मिलेगा? आपने पता लगाया भैया कहां मिल सकता है ये, आपने कहा ये उसमें मिलेगा जो नेचुरली गर्म पानी में उड़ता होगा। थर्मल बैक्टीरिया है, जो हाई टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, वो वहां जिंदा रहते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उनके पास ऐसा डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। तो थर्मल बैक्टीरिया से हमने जो है वो डीएनए पॉलीमरेज निकाल दिया। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, टेक पॉलीमरेज कहा उसको हमने, क्या बोला उसको हमने कहा टेक पॉलीमरेज। के लिए हमने वर्ड यूज किया टेक पॉलीमरेज, वर्ड का हमने यूज किया। ठीक है, उसका यूज किया, डीएनए का टेम्पलेट ग्रुप पर से यूज किया, नया डीएनए बनाया, उसमें टेम्परेचर कम हुआ, 2 स्ट्रैंड बन गए, फिर से 2 डीएनए बन गए, फिर गर्म किया। अब जैसे ही गर्म किया तो जो 2 डीएनए थे उन दोनों उनका स्ट्रैंड अलग हुए, 4 स्ट्रैंड सामने आ गए, 4 टेम्पलेट आ गए। फिर डीएनए पॉलीमरेज काम किया तो 4 डीएनए बन गए, फिर टेम्परेचर कम हुआ, 4 डीएनए बन चुके थे, टेम्परेचर गर्म हुआ फिर से। मतलब देयर इज अ थर्मल साइक्लर, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करता रहेगा वो। 4 डीएनए गर्म किए, 8 स्ट्रैंड अलग अलग हुए, टेम्पलेट के समान काम किया, 8 डीएनए बन गए, ठंडा हो गया वो। फिर गर्म किया, 8 डीएनए के स्ट्रैंड अलग हुए, 16 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, 16 डीएनए बन गए। ऐसे ये मल्टीप्लाई करता चलेगा। ठीक है,
देखिए एनिमेशन आपको जो है यहाँ पे इमेज, नॉट एनिमेशन, इमेज को देख के आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। एवरी टाइम देयर इज अ साइकिल, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, देखिए गौर से चेन रिएक्शन चालू हो गया भाई ये तो, ठीक है। The enzyme extend the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as developed. Genomic DNA को सांचे के समान इस्तेमाल करेगा, जो आपने न्यूक्लियोटाइड लिए थे प्राइमर्स के रूप में वो उनका इस्तेमाल करेगा रिएक्शन में वो, और इस प्रोसेस में डीएनए को हम जो है वो जल्दी जल्दी इसको रेप्लिकेट करेंगे हम, और हम कम समय के अंदर भी बिलियंस ऑफ कॉपी को हम तैयार कर पाएंगे हम, ठीक है। अब ऐसे रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन के लिए हमको एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा, जो हमको एक बैक्टीरिया से मिलता है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, वेरी वेरी आईएमपी। और इसका नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम क्या है, इसका नाम है टेक पॉलीमरेज, जो कि एक तरह का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिवेट रहता है बेटा। डबल स्ट्रैंड डीएनए को जब आप गर्म करते हो, दोनों स्ट्रैंड उसके अलग अलग होते हैं, आप उसे बोलते हो मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहते हो, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हो। जब दोनों स्ट्रैंड ठंडा होने पर वापस से जुड़ जाते हैं, उसे एनिलिंग ऑफ डीएनए बोलते हो आप, ठीक है ना। याद रखना, एनिलिंग ऑफ डीएनए का मतलब है लोड, एनिलिंग ऑफ डीएनए का मतलब है टेम्परेचर कम होने पे दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ गए हैं। मेल्टिंग ऑफ डीएनए का मतलब है टेम्परेचर गर्म करने पे दोनों स्ट्रैंड उसके अलग अलग हो गए बेटा, ठीक है। देखिए अब ये स्टेप याद रखना, भूलना नहीं, ये स्टेप जो है बेटा वो अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं हमको, के क्या स्टेप है बेटा इसमें, देखो है ना। सबसे पहले आपने डीएनए को गर्म किया, हीट किया आपने, इसको डीनेचुरेशन हुआ, पहला स्टेप डीनेचुरेशन हुआ, इसमें हीट किया आपने, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए बेटा, इसके अलग अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड के, टेम्पलेट के समान काम, सांचे के समान काम करेंगे बेटा, के क्लियर। प्राइमर मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेक पॉलीमरेज काम करेगा, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यहां पर जोड़ेगा बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे, जैसे प्राइमर जुड़ा, अब यहां पे टेम्परेचर धीमे धीमे जो है वो डीनेचुरेशन के बाद टेम्परेचर जो है वो धीमे धीमे जो है ड्रॉप करना शुरू करेगा, लेकिन अभी भी वो डीएनए गर्म होता है। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे प्राइमर जुड़ा, इससे हमने क्या बोल दिया, एनिलिंग बोला हमने। प्राइमर जुड़ेगा उससे बेटा, जो टुकड़े छोड़े थे डीएनए के आपके न्यूक्लियोटाइड के, आपने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के, वो जुड़ेंगे उसमें, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, फिर एक्सटेंशन होगा। तो याद रखना आपको ये तीनों स्टेप क्रम से याद रखना, डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग, देन एक्सटेंशन के। ये बेटा एमसीक्यू है स्टेप के सीक्वेंस का, याद है, एनसीईआरटी का ही मेजर के, फिर एम्पलीफाइड कर जाएगा, हर बार ऐसा ही साइकिल जाएगा, फिर डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, ये लगातार चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद चलिए डीएनए का हमने क्या किया, हमने मल्टीपल कॉपी तैयार कर लिया। अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के बाद हमने दोनों को जोड़ा, हमने याद रखिए जो वेक्टर में आप जब फॉरेन डीएनए को जोड़ेंगे तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में आप इंटर करेंगे, आप यहां पे, ठीक है। और इंटर करने के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था जीन गन टेक्निक भी यूज करते हैं, माइक्रोपिपेट भी इस्तेमाल करते हैं, डाइवेलेंट आयन बाइवेलेंट आयन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम हीट शॉक टेक्निक का भी यूज करते हैं, याद है, ठीक है। There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell. Recipient cell after में देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास कई तरीके होते हैं, आप हीट शॉक मेथड यूज कर सकते हो, बाइवेलेंट आयन वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आप जीन गन इस्तेमाल कर सकते हो, आप माइक्रो इंजेक्शन या फिर माइक्रोपिपेट इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। कुल मिला के सेल के अंदर आपको डीएनए को बस भेजना होता है, ठीक है। और आप कुल मिला के सेल को जो है कॉम्पिटेंट बनाते हैं डीएनए को रिसीव करने के लिए। एक बार डीएनए सेल ले लेती है, उसके बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। तो मैंने कहा ना आपसे कि फॉरेन डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी होस्ट सेल में इंटर कराते हो, इस चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स बन जाएगा आपका के, और उसको पहचानने के लिए आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के कैरेक्टर का आप इस्तेमाल करते हो। प्लाज्मिड के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैरेक्टर होता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हो। पिछली क्लास में हमने बात किया था, ठीक है, क्लियर। हम जो है वो जैसे मैंने कहा ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड पर प्रेजेंट है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचान सकते हैं। फिर हमने वहां पर इंसर्शन इनएक्टिवेशन की बात भी की थी, हमने जीन जेड की बात भी की थी। हमने कहा था कि जीन जेड बीटा गैलेक्टोसाइड वाला एग्जांपल भी वहां पर हमने लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय। चलो कंटिन्यू करते हैं। उनका हम सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में उनका हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो आपका अब हुक पर्पस क्या था, पूरा इतना उठा पटक करने का मतलब यह था कि भाई देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका है ह्यूमन इंसुलिन। हमको इंसुलिन चाहिए क्योंकि हमें डायबिटीज का इलाज करना है। मैं कई पेशेंट को इंसुलिन देता हूं। आपको बता दूं मैं कि सबसे मतलब मैं जब भी कभी अपने आप को एज ए डॉक्टर, कब मैं बहुत दुख या मैं अपने आप को असहाय महसूस कब करता हूं, आपको भी सोचेंगे, पूछेंगे कि सर ऐसा कब आपको लगता होगा। देखो देखो, मैं कोई आईसीयू का डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंटेंसिव केयर यूनिट का डॉक्टर नहीं हूं, मैं किडनी का या हार्ट का डॉक्टर भी नहीं हूं। मैं जो स्पेशलिटी का डॉक्टर हूं वो है डायबिटोलॉजी। मैंने एमबीबीएस किया, देन मैंने मास्टर्स इन मेडिसिन किया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने पीजी डिप्लोमास किए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया किसमें, डायबिटोलॉजी में, नॉट एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटोलॉजी स्पेसिफिक। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है डायबिटीज में। तो डायबिटीज में जब मैंने किया तो मेरे पास क्या, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कई तरह की डायबिटीज होती है। मतलब आपको बता दें कि डायबिटीज आप टाइप 1 टाइप 2 समझते हो, इसके अलावा भी कई तरह की डायबिटीज होती है। तो मेरे पास कई से मोडी एक होता है डायबिटीज के, एक नया टाइप जो पता नहीं तो पब्लिक को। तो वहां पे सबसे बड़ा दुख मुझे किनको होता है, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को देख के दुख होता है। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, वो पेशेंट जो छोटे बच्चे होते हैं। मेरे पास एक बहुत पुराने समय की बात है कि मेरे पास जो है वो कुछ साल क्लिनिक खुला हुआ करता, तब की बात है कि एक कपल मेरे पास में अपनी छोटी बच्ची के साथ में आए। वो बहुत सुंदर सी बच्ची, 4-5 साल की बच्ची रही होगी, अच्छी सी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, बॉम्बे की वो कोट के, अच्छे एकदम जो है वो, मतलब अच्छे रिच फैमिली से, अच्छे बढ़िया परिवार से लोग थे। वो देख के समझ में आ रहा था आपको लग के। तो वो बड़ी सुंदर सी बच्ची इनकी, कुछ डॉल जैसी सुंदर सी बच्ची इनके साथ में, 4 साल की बच्ची रही होगी, 4 या 5 साल की, वो साथ में मम्मी पापा दोनों बच्ची को लेके आए। बच्ची उसके पापा से एकदम दूर रहती थी, वो अपनी मम्मी की गोदी में बैठ गई, पास चली गई, पापा पापा उसके आसपास, पापा को देख के वो थोड़ा सा छिप जाती थी या थोड़ा सा वो अजीब सा व्यवहार करती थी। वो ये बात उन्होंने फोन पर मेरे को बताई अपॉइंटमेंट के लिए आने के पहले। जब आए वो बताया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने बताया कि मेरी बच्ची को जो है वो अभी 6 महीने पहले ही, 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले टाइप 1 डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हुआ। चक्कर खा के एक दिन गिर पड़ी, हॉस्पिटल लेके गए, मालूम चला शुगर 500 शुगर है इसकी, कि तब पता चला कि भाई टाइप 1 डायबिटिक है, तो उसको इंसुलिन दिया गया। हॉस्पिटल में तो उतना पता नहीं चला, लेकिन घर में जब जब कहा गया कि भाई इंसुलिन उसको देना पड़ेगा, हर बार 3 दिन में 2 बार 3 बार इंसुलिन उसको देना पड़ेगा। अब ये काम कौन करे? बोला मैं बीइंग ए मदर, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं बच्ची को प्रिक करूं। तो इसके पापा को काम मिला, पापा को कर रहा है। अब इसके पापा जो है सुबह ब्रेकफास्ट के स्कूल जाती है, ब्रेकफास्ट के पहले इसको प्रिक करते हैं, दिन में भी उसको एक बार प्रिक करने आते हैं ऑफिस से, रात को प्रिक करते हैं उसको शाम को खाने के पहले। और वो इंजेक्शन होता है, पेट में लगता है इंजेक्शन, वो कभी थाई में कभी पेट में। तो बच्ची को दर्द, तो बच्ची अपनी पिताजी को, जिस फादर की वो गोदी चढ़ी रहती थी, उस फादर को देख के बच्ची छिप जाती है। जब दिन में आते हैं तो बच्ची इधर उधर टेबल के नीचे कहीं छिप जाती है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मुझे नहीं जाना, पापा बुरे हैं, पापा गंदे हैं। फादर अपनी डॉटर से बहुत अधिक अटैच्ड है। वो बड़े बिजनेसमैन है, अपना सारा काम छोड़ के दिन में लंच का टाइम, कब खाना खाने बैठने वाली, वो आते हैं ऑफिस से घर आके, किसी पे भरोसा नहीं उनको, सिस्टर विस्टर आके अपनी बेटी को लगा के। लेकिन बेटी को पता नहीं कि उसे टाइप बनना है, छोटी बच्ची क्या जाने। वो बहुत दुख होता है। उसके पिताजी बहुत ही दुखी, मतलब एकदम सैड आदमी, एकदम कि वो कि मतलब क्या मेरी बेटी, मुझे कभी एज ए फादर उसके लिए मैं एक हॉरर बन चुका हूँ, दर्द देने वाला बन चुका हूँ। डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं है इसका परमानेंट कि रोज रोज उसको इंजेक्शन ना लगाना पड़े। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई इलाज ही नहीं इसका इंसुलिन के बजाय के अलावा। टाइप 1 डायबिटीज में यू कांट गिव मेडिसिन, कोई काम ही नहीं करेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पेनक्रियास की बीटा सेल खत्म हो चुकी पूरी, इंसुलिन देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, बच्चा जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जिंदा रखना है तो इंसुलिन देना पड़ेगा आपको। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा होगा समझ जाएगा, फिर खुद ही लगाना सीख जाएगा वो। तो यहां पे लगता है कई बार
कि वाई वी आर नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन की कोई ऐसा हो कि भाई कि ओरल दे दो, कुछ कर दो टाइप से, पर अभी चल रहा है काम। लेकिन ये कि कुल मिला के बात ये है कि अभी भी जो है वो यही है। तो बात यहां निकली थी कि अभी इंसुलिन की बात मैं आपसे कर रहा था कि जो है इंसुलिन जो है उसके लिए हमको जो है वो हमको चाहिए। अब इंसुलिन तो एक हार्मोन है। अब मान लो ऐसे ब्लड निकाल के दूसरे को लगा दिया। अब हम बोलो ये हार्मोन बॉडी में उतना ही बनता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा बनेगा तो हाइपर सिक्रेशन वाली बीमारी हो जाएगी, कम बनेगा तो हाइपो सिक्रेशन वाली बीमारी हो जाएगी। तो हार्मोन उतना ही बनता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपना हार्मोन दूसरे को नहीं दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा अलग से उसको। पहले के जमाने में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सुअर का, पिग का पैंक्रियाज निकाल के वहां से इंसुलिन निकाल के उसको निकाल के पॉर्क इंसुलिन उसका यूज करते थे, जो रिएक्टिव होती थी, कई बार सूट नहीं करती थी। वो कुछ में सूट करती, कुछ में सूट नहीं करती थी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। अब हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन इंसुलिन को बनाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। ह्यूमन इंसुलिन का जीन हमने बैक्टीरिया में डाल दिया है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, प्रोटीन में आता है, वो प्रोटीन को हम निकालते हैं और हम अपना इंसुलिन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आसान हो गया ये। तो बात इतनी सी है कि कैसे हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को जो है ऑप्टेन करते हैं, क्या तरीका है उसका। देखो, When you insert a piece of alien DNA मतलब फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्लोनिंग वेक्टर में आप इंट्रोड्यूस करते हो, फिर उसको आप बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल में डालते हो। एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। और सभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा उद्देश्य यही होता है कि डिजायरेबल प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए बेटा, ठीक है ना। और हम इसीलिए तो डाले हैं सब कुछ। अब कोई मजा थोड़ी ना आ रहा था हमको, किसी खेलने में डाल दिया हमने प्रोटीन के, नहीं ना, कुछ चाह रहे थे हम चाहना, तो वो ठीक है बात ठीक है। फॉरेन डीएनए जो होता है वो अपने आप को जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस करेगा तो वो जो मनचाहा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आप चाह रहे थे, जो डिजायरेबल प्रोटीन आप चाह रहे थे, वो बनाएगा वो, ठीक है। और उसको बनाने के बाद आप उसको आइसोलेट करेंगे, और यही आपका उद्देश्य था, पर्पस था आपका, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए, after having the cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, one has to consider producing it large scale के आपको बड़े पैमाने पर इसको बनाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, देखो बेटा, सिंपल सी बात है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एक्सप्रेशन के लिए आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार किया, आपने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया, आपने इसको बैक्टीरियल सेल को आपने मल्टीप्लाई किया आपने, और बड़े पैमाने पर आपने जो इसको कल्चर किया ताकि आपको आपका मनचाहा उत्पाद मिल सके। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि कारण ये कि शॉर्ट स्केल प्रोडक्शन करोगे तो आपको उतना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटी छोटी मात्रा में बनता है, बड़े पैमाने पर करेंगे आप इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि हम अल्कोहल का प्रोडक्शन घर में करें, गैर कानूनी है, बता दूं, ठीक है, घर में शराब बनाना गैर कानूनी है, पर मान लो घर में करें हम, तो कोई हम ऐसा थोड़ी ना कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत सारा बना पाएंगे, हम स्लो प्रोसेस है वो। लेकिन आप जो वाइन यार्ड होते हैं, बड़े बड़े जो है डिस्टिलरीज होते हैं, बड़े बड़े जो है वो जो अपना स्पिरिट फैक्ट्रीज होती है, वहां पर जो है वो ब्रेवरीज बोलते हैं उसको, ब्रेवरीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पर तो जो है वो बड़े स्केल पे अल्कोहल बन रहा होता है। एक तरफ बन रहा होता है, एक तरफ लगातार नया कल्चर मीडियम डाल रहे होते हैं, एक तरफ से पुराना निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लगातार वहां पे कंटिन्यूअस कल्चर चल रहा होता है। घर में हम ऐसा पॉसिबल नहीं कर रहा है, छोटे स्केल पे करेंगे तो नुकसान, फायदा नहीं होगा, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेटेरोलोगस होस्ट, हेटेरोलोगस होस्ट मतलब जिसका वो जीन नहीं है, उसमें आपने वो जीन डाला हुआ है, उसको आप एक्सप्रेस करा के प्रोटीन बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोटीन को आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर यदि हम ह्यूमन प्रोटीन को बना रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट जीन की हेल्प से बन रहा होता है, ठीक है। दी सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन ए स्मॉल स्केल, हम छोटे स्केल पर लेबोरेटरी में इनको ग्रो कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन फायदे, मैंने कहा ना कि फायदेमंद नहीं रहेगा, उससे उतना उत्पाद हमको मिलेगा नहीं। The culture may be used for extracting the desired protein and then purify it, हम कल्चर से जो है डिजायरेबल प्रोटीन को निकाल भी सकते हैं और स्पेसिफिक टेक्निक से उसको हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, कुल मिलाकर आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, वहां पर कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम रखें आप। यदि ऐसा नहीं किया आपने तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। जैसे कि ईस्ट है, सुनिएगा,
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यदि आप कर रहे हैं और आपने ईस्ट को रखा तो ईस्ट जो है 10-11%, जैसे ही 10-11% और 13%, 13% क्रॉस किया लिमिट, अल्कोहल 13% क्रॉस किया, सारे ईस्ट मर जाएंगे बिकॉज द प्रोडक्ट बिकम इटसेल्फ टॉक्सिक टू दी ईस्ट। ये अल्कोहल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी होता है कि एक लेवल के बाद क्या होगा कि यदि आपने नहीं किया तो एक जबरदस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस लगातार आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यदि ऑक्सीजन रिक्वायर है उसको लगातार वो मीडियम प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम होंगे जिससे बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। कहने का मतलब यह है कि आपको जे शेप कर्व मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर ग्रोथ कर्व जो होता है वो सिग्मॉइडल होता है। पहले धीमी ग्रोथ होती है लेग फेज में, लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में तेज ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर ग्रोथ रुक जाती है और उसके बाद डेथ होने लगती है। तो आपका पर्पस ये है कि ये वाला फेज और ये वाला फेज अवॉइड करना है हमको स्टेगनेंट नहीं होने देना है, हमको बैक्टीरिया को मरने से भी रोकना है हमको। तो क्या करना है हमको लगातार, हमको हमारा पर्पस ये, द कर्व शुड बी लाइक दिस, जे शेप कर्व होना चाहिए, लगातार मीडियम मिलता रहना चाहिए, लगातार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहना चाहिए, हमारा पर्पस है बेटा। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूस लार्ज बायोमास लीडिंग टू द हायर यील्ड ऑफ द डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है ना, क्लियर। देखिए स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो साफ साफ लिखा के छोटे स्तर पर करोगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप लार्ज क्वांटिटी में करोगे, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स का आप इस्तेमाल करोगे, लार्ज वॉल्यूम में करोगे, 100-1000 लीटर ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम में करोगे, तो आपको जो उत्पाद मिलेगा वो सफिशिएंट होगा, उसका आप कमर्शियल इस्तेमाल कर पाओगे। बायो रिएक्टर क्या होता है, एक बड़े साइज का बर्तन होता है जिसके अंदर जो है वो जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम डालते हैं, माइक्रोब ग्रो करते हैं और हमारे लिए स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम को वो बनाते हैं। अरे बड़े साइज का बर्तन है। अब भाई देखिए सिंपल सी बात है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्यों ऐसा लार्ज स्केल पे क्यों करना है। आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला, सपोज बड़ी बहन की शादी होने वाली है, ठीक है, बारात आने वाली है, समझ ऐसा अपने भारतीय घरों में बहुत होता है, बारात आने वाली, और आपने डिसाइड किया है कि इस बारात को हम लोग जो है वो खाना खिलाएंगे। 100-200 लोग आते हैं बारात में के। बाराती लोग तो आपको बता दो कि मतलब आदमी सबसे अधिक, मतलब बता रहा हूं मैं कि सबसे अधिक जिंदगी में आदमी को वीआईपी होने का फील आता है ना, कि आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब मैं बहुत ही महान व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं समाज का, और मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं कि मेरे गले में फूल माला डालना चाहिए, मेरे को कोई परफ्यूम लगाए तो वो आता है मजा केवल बाराती बनने में। बाराती लोग जो होते हैं ना वो अपना एक अलग ही जो है रुतबे के चलते हैं वो, कि हम बारात में आए। घर पे कोई भले ही वो बारात का जो आदमी जो बारात में आए ना, उसको उसके गांव में कोई पूछ ना रहा हो, हाल चाल ना पूछे उसके कभी, पर कार्ड मिल गया, आजा बारात में, फ्री में घूमने मिल रहा है। बस जा रही है झांसी से ग्वालियर, बस जा रही है तो झांसी से ग्वालियर बस में आ रही, ग्वालियर की लड़की वाले ग्वालियर के, ये झांसी के भाई साहब तो बैठ गए बस में कि फ्री में ग्वालियर देखने मिलेगा। टंगे बस में भाई खाना पीना भी मिलेगा, फ्री में मिलेगा, तो घूम के आते हैं और स्वागत भी करवाएंगे सो अलग। हमारी बस एक शर्त है, बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। अब भाई पान ठीक है, अरे आजकल पान पराग नहीं चलता, आजकल लोग मुंह में वो भगवान जाने कौन सा होता है यार, को रजनीगंधा है क्या, वो मुंह में फंसा के घूमते रहते हैं ना वो गुटखा, ठीक है। ये खैर चलो छोड़ो उसको, अभी काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि जो बाराती जो है ये जो आते हैं ना, तो इनको मतलब जो है कि इनको बड़ा स्वागत का बड़ा होता है जलवा, कि मतलब लड़की वाले ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे घर में देख लो जाके पहले क्या है, ये अच्छा नहीं किया, लाइट देखो लाइटिंग अच्छी नहीं है, खाने में खुद खा रहे थे खिचड़ी घर पर, यहां के बोल रहे ये जो बना है ना पनीर वाला, ये अपना मटर पनीर पुलाव, इस पे दालचीनी कम है इसमें। दूसरा बोलेगा भाई साहब गुलाब जामुन खाई, अरे पहले राउंड में मैं 8 उठा के लाया था, 8 गुलाब जामुन पहले ही खा चुका हूं मैं। वो देने वाला भी घूर रहा था कि कौन है ये, ठीक है, अपन तो ले आए, अब क्या, अब दूसरे राउंड में खाएंगे 8 बाद में, साल भर का पूरा कोटा पूरा करके जाएंगे भाई। तो वो जो बाराती लोग आते हैं खाना खाने के लिए, आप इमेजिन कीजिए कि अब मैं आपसे बोलता हूं कि उनके लिए खाना बन रहा है, चलो अपन बारातियों को छोड़ते हैं, अभी अपने घर की बात चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? आपसे बोला कि भैया 100 लोग आने वाले हैं, आपने कहा कोई बात नहीं, हम अपने घर में रोज 4 लोग खाना बनाते हैं, हम 4-4 लोगों को करके डिवाइड करते हैं, 100 × 4 मतलब 25 बार हम सब्जी बनाएंगे,
25 बार हम दाल बनाएंगे, 100 लोगों का खाना बन जाएगा। सुनिएगा, आप हिसाब किताब लिख लो आगे जो कि 25 बार कढ़ाई में सब्जी तेल सब डाल के बनाएंगे, है ना। या फिर एक बार में बड़ा वाला कढ़ाई लेंगे और 100 लोगों का बना देंगे हम। क्या फायदेमंद है, किसमें नुकसान होगा, मम्मी से पूछ लो। तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, मम्मी से पूछ लो किसमें नुकसान होगा किसमें फायदा होगा। मम्मी बोलेगी 25 बार बनाएंगे, ज्यादा तेल लग जाएगा, ज्यादा मसाला लग जाएगा, ज्यादा मेहनत लग जाएगी। बड़ी बात ये, फिर तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलेगा हमको। समझ में आई बात? कहने का मतलब तो ये कि बड़े बर्तन में बना, तो वही वाला फंडा यहां पर है कि भैया छोटा छोटा बनाओगे तुम बैठ के स्मॉल स्केल पे, तो प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। बड़े रिएक्टर में, बायो रिएक्टर में, बड़े कढ़ाई में बनाया तुमने खाना, वैसे बड़े वाले बायो रिएक्टर में 100 लीटर 1000 लीटर के बड़े बड़े बायो रिएक्टर है, बड़े बर्तन है, इनमें जो है मीडियम प्रेजेंट है, इनमें बकाया सिस्टम, इनमें जो है वो एक रोटेटर लगा हुआ है जो पूरे मीडियम को धीमे धीमे घुमा रहा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई लगा हुआ है, इसमें कहीं फोम ना बन जाए तो फोम को निकालने का मशीन लगा हुआ है, पूरा पीएच को बैलेंस करके पीएच गड़बड़ा ना जाए इसका, ऐसा मीडियम रखा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो करे, वो जे शेप कर्व को मेंटेन करे। वो बनता जा रहा है, नीचे से निकाल रहे हैं मीडियम, ऊपर से कल्चर, नया कल्चर मीडियम डाल रहे हैं ताकि लगातार ग्रोथ का माहौल बनता रहे। ठीक है, आई बात समझ में? इतना आसान है यार, कुछ नहीं बायोटेक्नोलॉजी में के तो तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, द बायोरिएक्टर बड़े साइज के बर्तन होते हैं, क्या बताया मैंने आपको के ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, क्या चाहिए तुमको सब मिलेगा तुमको के, पूरा कंडीशन जो है बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप, एमसीक्यू 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 के एग्जाम में आ सकता है। द स्टीयर्ड टैंक, स्टीयर्ड का मतलब घूमने वाला, घुमाने वाला, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब होता है घुमाने वाला, स्टीयरिंग। ठीक है, तो स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर जो सिलेंड्रिकल होते हैं, इनमें कर्व बेस होता है और जो मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। ये पूरा मिक्स, इसके अंदर मिक्सिंग लगातार चल रही। देखो इसमें फैन फ्लैट ब्लेडेड इम्प्लर है इसमें बेटा, कल्चर बहुत है, फोम ब्रेकर है, फोम को ब्रेक करने के लिए मोटर लगा हुआ है इसमें, पीएच कंट्रोल लगा है, स्टीम स्टाइल एयर को डालने के, तो कुल मिला के सारी फैसिलिटी इसमें देखिए, मिक्सिंग के लिए, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए, क्या ठीक, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यहां पे जो जो भी ग्रोथ के लिए कंडीशन चाहिए वो सब जो है वो स्ट्रिंग टाइप बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि बायोरिएक्टर में आपको एक एजिटेटर सिस्टम देखने मिलेगा, मतलब घुमाने वाला लगातार। ठीक है, मिक्स करना, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम देखने मिलेगा, फोम कंट्रोल सिस्टम देखने मिलेगा आपको। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, अधिक गर्म ना हो जाए वो देखने मिलेगा आपको, पीएच कंट्रोल सिस्टम देखने मिलेगा आपको, सैंपल निकालने के लिए कि भाई क्या जो बना है अंदर वो ठीक है कि नहीं, उसको सैंपलिंग पोर्ट देखने मिलेगा आपको। ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम निकाल के आप चेक कर सकते हो बराबर प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप, है ना। ये देख रहे हैं आप, स्पास्ड स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर देख रहे हैं आप। तो याद रखना, छोटी छोटी बातें लिखी है एनसीईआरटी में ये, और ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कई बच्चे इस वर्ड को भी नहीं समझ पाते हैं कि भैया इसका मतलब क्या है। अरे एक काम करते हैं, पहले हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अपना देसी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्या लिखा है इसमें, है ना। ठीक है, बोर तो नहीं होते ना पढ़ने में आप मुझसे, और ये बोर हो रहे हैं, यदि बोर हो रहे हो तो बेटा ऐसा है कि हर चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन बात इतनी सी है कि पढ़ना पड़ता है हमको एग्जाम। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि इंटरटेनमेंट चैनल में आप यदि बोर हो रहे हैं तो चैनल खराब है, पर एजुकेशनल चैनल में यदि आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टडी मिल रहा है, या इंटरटेनमेंट नहीं भी मिल रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक पर्पज अलग है इसका, है ना बेटा। ठीक है, इसलिए प्लीज बी सीरियस फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल। लंबा देखो, दूर का देखो, क्या करने वाले हैं हम, है ना बेटा। चलिए अभी बात करते हैं कि हम चाय कैसे बनाते हैं। चलो आपको बताता हूं मैं चाय कैसे बनाता हूं। रोज सुबह उठ के मेरा यही काम है, सुबह उठता हूं, सबसे पहले मतलब मैं अपनी मॉर्निंग की चाय मैं खुद बनाता हूं। मैं चाय बनाता हूं, मेरे घर में एक मैड है जो हाउस होल्ड पूरा वर्क देखती है, वो भी सुबह मॉर्निंग उठ जाती है, उसको चाय बना के मैं देता हूं। ठीक है, वो चाहे तो मैं बोल सकता हूं कि तुम चाय बना दो भाई, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं वो सुबह उठ के अपना दूसरा काम करेगी तो मैं चाय में बना लेता हूं, और मुझे पता नहीं
मुझे मॉर्निंग की सबसे पहली चाय जो है अपने ही हाथ की पीने में मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। भारती दी उस समय उड़ जाती है, कभी मान लो भगवान की कृपा रही है ना, बाहर मौसम अलग तरह का रहा, ठीक है, धरती थोड़ी हिली, तो मतलब सुबह मान लो 5:30 बजे उड़ गई हो, तो उनको भी मैं चाय बना के दे देता हूं। तो अभी क्या चाय बनाने का तरीका क्या है, उसका चाय का तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब सुनना पूरी प्रोसेस, फिर आपको मैं बताऊंगा क्या मतलब है। सबसे पहले मैंने बर्तन लिया, उसमें मैंने जो है वो 2 कप पानी डाला, मैंने, मेरी विधि है, तुम भी करके देखना, शायद तुम्हारी चाय भी जो है वो थोड़ी बिगड़ जाए, है मतलब अच्छी बन सकती है ना, मतलब। तो आपने एक बर्तन लिया आपने, ठीक है, उसको गैस पे रखा, गैस को आपने टंग से ऑन कर दिया, आपने 2 कप अपने जो है पानी डाला, उसमें अदरक लिया आपने, इतना इतना अदरक लेता हूं, अदरक को आपने जो है वो उससे होता ना क्या होता है वो छीलने वाला, चिंग 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 करके आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद आपने उसको थोड़ा थोड़ा पानी को बॉईल होने दिया आपने, थोड़ा अदरक जब आएगा तो हल्का हल्का सा वो ग्रीनिश सा हल्का होता ना कलर छोड़ देता अदरक, वो हुआ। उसके बाद क्या करता हूं मैं, फिर मैं आधा कप दूध लेता हूं, उससे ऊपर नहीं लेता, मैं दूध वाली चाय नहीं पीता मैं एक बार मैं गाँव गया, तो गाँव में किसी ने मेरे को कहा कि भैया बहुत दिनों के बाद गोल्ड टी, बहुत दिनों के बाद आए हो, अरे भैया गोल्ड टी आओ बहुत दिनों के बाद। गांव में बड़े सम्मान, तब हमारे सब जो है वो रिलेटिव हैं, बुआ जी फूफा जी सब लोग के, तो वो बड़े सम्मान से उन्होंने कहा कि नहीं गोल्ड टी आओ बहुत दिन, प्रेम प्रेम में उन्होंने गाय का तुरंत दूध निकलवाया, 1 गिलास दूध में उन्होंने थोड़ी पत्ती डाल के उबाल के चाय ला के दे दी। आपने समझना है कि कैसे पिए चाय को, एक तो दूध भी कभी इतना प्योर दूध की कभी हैबिट ही नहीं, तो वो इतना प्योर दूध जो है वो जाए ना अंदर, कैसे छिपा दो इसको किधर, वो भी गिलास भर के, प्रेम बड़े भैया पी ले, भाई भैया पी ले। अब भैया समझ नहीं किधर डाल दूं इसको, मैं कहाँ डाल दूं इसको, इसको मतलब छुपा के बच्चे को देखा, किसी को बुलाया कि तू ले ले, नहीं नहीं भैया आपके लिए है। अरे इतनी दोस्ती क्यों दिखा रहा है इस मौके पे, ले ले भाई मैं दे रहा हूं, थोड़ी आधी चाय तू शेयर कर ले, आधी हिम्मत करके गटक लूंगा अंदर। ना भाई ना, प्रेम इतना कि कोई नहीं लेगा, आपकी चाय आपको पीना है। अपने समझे कि दूध बेसी नहीं पचता, अपने को दूधिया वाली चाय है, मतलब वापस भी तो लौटना है, मतलब कोई घटना दुर्घटना रास्ते में नहीं घटना चाहिए। तो किसी प्रकार फिर हाँ हाँ ऐसे टाल टूल के फिर किसी प्रकार से कहीं देखा, फिर मेरे फूफा जी का लड़का वो समझ गया इशारे सारे कि भैया गोल्ड, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पापा। अब सोचो नाम कैसे रखते गांव में, मेरे बड़े फूफा जी उनका बेटे का नाम है पापा, और स्कूल का नाम है कृष्ण गोपाल, ऐसा नाम है पापा। पापा पापा को इशारा किया हमने, मतलब पापा वो पापा नहीं है, वो उनका नाम पापा है, ठीक है। उनको इशारा किया तो चुपचाप से मेरा गिलास लेके गए बाहर, और वहाँ पे कहीं तुलसी उलसी आसपास कहीं कोई पौधा था, वहाँ पे डाल डुल के फिर तो खाली करके गिलास ला दिए, तो एक आध घुट छोड़ के ले आए, तो उनका एक आध घुट पी लेते हैं, थोड़ा मूछ बन जाए इसमें, तो पहुँच लेंगे तो लगेगा बुआ जी को बेटा ने पी लिया है, तो खैर अरे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया तुम लोगों ने। अभी बात सुनो जरा, तो चाय में 2 कप पानी डाला, ठीक है, अदरक उबाला, फिर उसके बाद आधा कप दूध डाला, फिर उसके बाद 2 चम्मच जो है पत्ती डाला, फिर उसके बाद 3-3.5 चम्मच जो है वो शक्कर डाला, उसके बाद उसको मैंने टिनिंग टिनिंग उबाला उसको मैंने। अब सुनिए, उबालने के बाद क्या किया मैंने, बढ़िया जिस कप में मैं चाय पीता हूं वो कप निकाला, धोया मैंने उस कप को, मेजरमेंट कप अलग था, ठीक है, धोया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने छलनी लिया, छलनी में मैंने चाय को छान लिया और चाय के बाद पी लिया। आप बोलोगे इसमें कौन सी बात है, इसको बताने का क्या मतलब सर। इसको बताने का मतलब ये है कि व्हेनेवर आई स्टार्टेड द कुकिंग इंटायर थिंग, कि मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, मैंने जो है वो तमाम चीजें ली, दैट इज दी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपको जो जो चाहिए है, जिसको तैयार करना है, वो सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने चाय बनाने का पूरा प्रोसेस, तो दिस ऑल थिंग इज द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि आप ये पूरा काम जो कर रहे हैं प्रोसेस चल रहा है लगातार, वो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। उसके बाद जब चाय बन गया, सुनिए, देखा मैंने उबलने के बाद, मैंने देखा कि प्रॉपर उबलकर प्रॉपर कलर आया कि नहीं आया इस चाय का, कि हल्का सा वैसा कलर जो पीता हूं वैसा आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने छलनी लिया और मैंने छान लिया। मैंने छाना क्यों, मैं नहीं चाहता कि पत्तियां, चाय की पत्ती जो है वो चाय के कप में जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि जो अदरक के टुकड़े हैं वो चाय के कप में जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि लेमन ग्रास डाला मान लो मैंने वो जाए, तो मैंने सबको छान के हटा दिया, केवल चाय निकाली मैंने पीने के लिए। दैट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यही होता है ना, आई बस में यही तरीका है यहां पे। यहां पर भी क्या होता है बेटा, कि यहां पर जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या है, बहुत सारा मीट कल्चर मीडियम था, बैक्टीरिया था, उसमें अल्कोहल बना मान लो, उसमें प्रोटीन बना मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोटीन निकालना उसमें से, आपको बाकी सब हटा देना आपको, तो तब और उसको निकाल के उसको चेक करना है, हाँ भाई प्रॉपर है कि नहीं है।
फिर आगे मार्केट में लेके जाएंगे उसको। तो ये है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर? चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें ना। देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब जैव सांश्लेषिक अवस्था इसमें के प्रोडक्ट को आपने बनाया है, इसके बाद प्रोडक्ट को जो है हम एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में के एक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला में उसको हम डालते हैं, जिसका मतलब होता है कि मार्केटिंग के लिए हमें बाकायदा प्रोडक्ट चाहिए मुड़ के। मतलब जो भी आपने बायोसिंथेटिक प्रोसेस किया आपने, तो उसको करने के बाद अब आपको फिनिश प्रोडक्ट, आपको जो है अंतिम उत्पाद चीज को आप मार्केट में दे सकें आपके। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ऐसी प्रक्रिया में सेपरेशन कर रहे हैं आप, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको एक साथ हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। नीट में यह पूछा गया है, 2017 या 19 की बात है, ठीक है? ईयर आप देख लेना बेटा, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? इसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं हम, ठीक है? अब पर्पस क्या है इसका? अब इसका है कि इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे हम। देखा होगा आपने, हर चीज पे लिखा था QC, क्वालिटी कंट्रोल के। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड एंड सुटेबल प्रिजर्वेटिव। आप जो उत्पाद बनाया है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ेंगे आपको, ताकि लंबे समय तक वो बना रहे, वो खराब ना हो वो, ठीक है ना? क्लियर? ऐसे फॉर्मुलेशंस को हम कई बार, दवाएं होंगी, यदि मेडिसिन होंगी तो क्लिनिकल ट्रायल में लेना पड़ेगा। अब देखो लोग कहते हैं भैया कि ऐसा है, किसी ने बीच में बोल दिया बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल कोरोना का उपचार है। नहीं, दैट मेडिसिन में हेल्प इन इम्यूनिटी, पर उसके भी डेटा नहीं हमारे पास में। कोई भी दवा जो होती है उसका बाकायदा ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद पता लगाते हैं कितने लोगों पे दवा दी थी, क्या फायदा हुआ क्या फायदा नहीं हुआ। दैट इज ऑलवेज क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन कई सारे देशों में लग रही है, बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल हुआ, डेटा सामने उसका। फाइजर की वैक्सीन कई जगह पे लग रही है। तो जो वैक्सीन हैं, जो भी मेडिसिन होते हैं, उनके अपने बाकायदा ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसके बाद फिर उनको मार्केट में लेकर आया जाता है, ठीक है? क्या लिखा? स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होते हैं बेटा प्रोडक्ट के, ठीक है? द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अब डिपेंड करता है, एल्कोहल है तो अब एल्कोहल का थोड़ा ना क्लिनिकल ट्रायल करोगे कि आपने देखो, अब सुनो, दवाएं हैं, दवाओं के केस में क्या करना पड़ता है, मेडिसिन के केस में आपको, कि मेडिसिन के लिए आपको ग्रुप बनाओगे, 500 लोगों को वो मेडिसिन दोगे, 500 लोगों को मेडिसिन नहीं दोगे, प्लेसिबो दोगे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उनको लग रहा है कि मेडिसिन मिल रहा है पर कुछ नहीं मिल रहा है। 500 लोगों को आपने मेडिसिन दी, किसी को नहीं मालूम कि किसको मेडिसिन दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, वो ग्रुप मिक्स होता है, आपको पता है किसको मेडिसिन है किसको नहीं है। आप फिर रिजल्ट निकालते हो, सेम टाइप ऑफ देखते हो क्या फर्क पड़ा है इससे, इस वैक्सीन का क्या फर्क पड़ा, लाइफ पे क्या असर पड़ा है, इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, वो सब देखते हो आप, ठीक है? ये क्लिनिकल ट्रायल है। अब एल्कोहल है, अब एल्कोहल के लिए थोड़ी ना करोगे आप कि बनाने के बाद आपने सड़क पे रोक, भैया रुक जा, क्या हमारी एल्कोहल की फैक्ट्री खुली है तो क्या हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो क्या करूं, जो सड़क से निकलेगा पकड़ो उसको पिलाओ, पकड़ो पिलाओ। आधे लोग नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। तो अल्कोहल इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग है, वो बनाएंगे अपना प्रोडक्ट, वो खुद उनके वाइन टेस्टर होते हैं, वो टेस्ट करेंगे वाइन को और बोलेंगे हाँ ठीक है अब पैक करके दे दो, फिर कस्टमर जाने उसका काम जाने। सब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का अलग तरीका है ना? तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है बेटा, ठीक है ना? ठीक, मैं इसलिए बताता हूं सब चीजें एग्जांपल देके ताकि आपको पता रहे कि ये चीज है क्या, मतलब क्या है इसका। लाइन लटने का मतलब नहीं है बेटा के डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, सिमिलर नहीं होता वो। क्लियर? चलिए अब क्या, यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है? यहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को 2 लेक्चर में पूरा खत्म किया। हमने एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी का हमने अच्छे से बेटा समझा। अब करना क्या है, डीपीएस बड़े अच्छे से लगाना है। जो निधि मैडम आपको क्वेश्चन लगवा रही है बेटा एमसीक्यू, उनको ध्यान से देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अब कई बच्चे पूरे समय एक ही गाना गाते हैं, सर एनसीईआरटी इनमें नहीं है। अरे भैया आपको आपका काम, हमें अपना काम आता है, तुमको क्या पढ़ाना है वो हमें मालूम है, हम कोई नए नहीं कि सीख रहे हैं काम अभी, ठीक है ना? इसलिए प्लीज हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, नहीं है तो जाओ कहीं और, है ना? अभी आपको पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी का एक भी लाइन मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी का डायग्राम लाइन सब ध्यान रखना है। लेकिन जब डीपीएस लगाने की बात आती है तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एनसीईआरटी से ड्राइव होकर आ सकते हैं। क्योंकि हमारा पर्पज ये कि हम 360 पूरा कवर करेंगे ताकि कोई भी एंगल से, किसी भी पॉइंट से आप चूक ना जाए। 360 डिग्री एंगल मतलब 360 नंबर चाहिए, समझ गए बात को? इसलिए बेटा प्लीज ना, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, फोकस ऑन डिलीवरी, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।